कल क्या बताया था मैंने आप लोगों को? इंट्रोडक्शन ही दिया था वैसे। ठीक है, जो कल हम लोगों ने बातें की है ना, अबाउट डेटा और डेटा के प्रोसेस के बारे में जो भी बातें की उनको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ताकि समझ में आने लगे चीज़ें, है ना, कि कैसे काम करना है। वही जो डेटा में आपने किया वो वैसा काम नहीं करना है, थोड़ा अलग करना है तरीके से, ठीक है। तो यहाँ जो आपके पास लाइब्रेरी आप लोग को यूज़ करनी है वो है साइकिट लर्न, ठीक है ना। हम लोग इसके अंदर भी जो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे वो साइकिट लर्न यूज़ करेंगे। और पेंडास आप लोगों को आता ही है, मैंने सिखाया है, ठीक है ना। तो पेंडास आप लोग आता है, आप लोग साइकिट लर्न का यूज़ करेंगे और साइकिट लर्न के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। देखिए साइकिट लर्न जो है आपके वो तीनों के लिए यूज़ होगा, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रेनफोर्समेंट। तीनों के लिए यूज़ होगा आपका साइकिट लर्न। उसमें तीनों के लिए मॉडल्स है आपके पास। सुपरवाइज लर्निंग जो है वो किस लिए यूज़ होती है, वो प्रोडिक्शन करने के लिए यूज़ होती है। जब आपको वो प्रोडिक्शन करानी होती है तो आप सुपरवाइज लर्निंग कराते हैं, ठीक है ना। इसमें सुपरवाइज लर्निंग में आपको बता दिया था मैंने, कल थोड़ा सा बताया था आपको। इसके अंदर क्लासिफिकेशन और रेग्रेशन दो चीज़ें होती हैं। रिग्रेशन में क्या होता है, आप लोग कॉन्टिगियस वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं। कॉन्टिगियस वैल्यू वैल्यू मतलब जैसे कि किसी की सैलरी आप लोग वो निकालना चाहते हैं कि सैलरी क्या होगी नेक्स्ट, है ना, वुड बी उसकी क्वालिटीज या क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ भी जो भी आप देखते होंगे, तो पिछले एम्प्लॉयज को क्या दिया गया तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख रहे हैं। या हाउसिंग प्राइस क्या होंगे, हाउस प्राइस का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है ना। तो उस तरह की कॉन्टिगियस वैल्यू आपको अगर आपको करानी है प्रिडिक्ट, तो उसके लिए आप लोग रिग्रेशन करते हैं। दूसरा इसके अंदर आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, आप लोग मैंने आपको बताया ट्रू फॉल्स येस नो, अगर इस तरह का अगर आपको देखना है, कोई भी प्रोडिक्शन करना है तो उसमें आप कर सकते हैं क्लासिफिकेशन। लाइक है ना, कोई कस्टमर है, कोई आप फॉलोअप ले रहे हैं कस्टमर, तो कस्टमर कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा करके, ठीक है। और कोई स्टूडेंट है तो वो क्लास में उसके मतलब वो पास होगा कि नहीं होगा करके, जो भी है मतलब इस तरह के आप लोग येस या नो वाले जहाँ चीज़ें होती हैं वो आप लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये आता है सुपरवाइज लर्निंग में। दूसरा साइकिल लर्न के अंदर ही आपके पास अनसुपरवाइज लर्निंग भी होती है। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, आप लोग क्लस्टरिंग करते हैं। क्लस्टरिंग, ग्रुपिंग, इस तरह की चीज़ें आप लोग करते हैं। कैटेगराइज करना चीज़ों को, वो चीज़ होती है कि मान लीजिए मतलब कि ऐसा मानिए कि आपने चार पांच चीज़ों को आपस में मिक्स कर रखा है, तो उनको कैटेगराइज करना, अलग अलग करना कि ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये वाला ये है ना। तो वो निकालना आपके पास किस पास अनसुपरवाइज लर्निंग में आ जाता है आपके पास, ठीक है। और जैसे एक होता है रेनफोर्समेंट, तो रेनफोर्समेंट आपको बताया डेटा साइंस में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते नहीं है इसका, है ना। इसमें ज़्यादातर ये एआई रोबोटिक्स हो गया आपके पास, या एआई बैकएंड में जो एआई यूज़ करने वाले वीडियो गेम्स हो गए आपके पास, उनमें ज़्यादा यूज़ होता है आपके पास, ठीक है। लेकिन फिर भी रेनफोर्समेंट का हम थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे, करना है ताकि आपको आना चाहिए। इंटरव्यू पूछ लेते हैं कई बार कि रेनफोर्समेंट पर आपने कोई काम किया है क्या, है ना। कि उनको पता ज़्यादा यूज़ तो है, तो इसी तरह क्वेश्चन करते हैं मोस्टली मोस्ट ऑफ द केसेस में कि आपने कोई काम किया है या कुछ करके देखा है रेनफोर्समेंट में, तो वहाँ आपको थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है। तो उसमें भी थोड़ा सा हम करके देख लेंगे। अब साइकिट लर्न लाइब्रेरी है आपके पास, साइकिट लर्न के अंदर इन तीनों तरह की मॉडल्स हैं, तीनों के लिए मॉडल अवेलेबल है। सुपरवाइज के लिए भी, अनसुपरवाइज के लिए भी और रेनफोर्समेंट के लिए भी, ठीक है। साइकिट लर्न क्यों यूज करनी है, देखिए साइकिट लर्न जो है बेसिकली वो एक ओपन सोर्स है ना। साइकिट लर्न आपके पास ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है आपके पास, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके जो बैकएंड में जो चीज़ें हैं वो आपके पास साइपाई, नमपाई और मैटप्लॉट, तीन चीज़ों पे ये बनी है। मतलब इसकी जो बैकएंड में साइकिट की जो बैकएंड में चीज़ें लगी हो, जो और दूसरी लाइब्रेरी यूज हो रही है बैकएंड में, वो नमपाई और साइपाई और मैटप्लॉट है ना। ये तीन लाइब्रेरीज हैं जो इसके बैकएंड में काम करें, बाकी सब चीज़ें अलग हैं। तो ये तीन लाइब्रेरीज हैं जो इनमें यूज होती है बैकएंड के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे ट्यूनिंग पैरामीटर्स भी हैं, वो ट्यूनिंग पैरामीटर हम लोग पढ़ेंगे के करके, है ना। डेटा को ट्यूनिंग करने के काम में आते हैं, तो वो हमारे काम में आएंगे, वो देखेंगे हम। और साइकिट लर्न इसलिए भी बढ़िया है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसका ना डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है ऑनलाइन, और बहुत अच्छा अवेलेबल है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं। भाई जहाँ आपके पास किसी भी अगर कोई भी फ्रेमवर्क आपको दिया गया है, कोई भी लाइब्रेरी आपको दी गई है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग है, या उसके ऊपर ऑनलाइन सपोर्ट मतलब है ना, सपोर्ट स्ट्रांग है, तो मतलब उस पर काम किया जा सकता है। आप अटकेंगे जरूर, अटकेंगे तो उसके लिए सपोर्ट होना चाहिए, या उसके डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सके, ठीक है। तो वो गुड डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट अवेलेबल है इसके लिए आपके पास। ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत सारे ट्यूनिंग पैरामीटर्स इसके अंदर होंगे, और ये नमपाई, साइपाई और मैटप्लॉटलिब के ऊपर बनी है। ये आपके पास आके लगेंगे, ठीक है। कैसे इंस्टॉल होगी, इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम में मैं आपको वही पीआईपी पे
इंस्टॉल, तो अगर आपके पास नहीं तो इंस्टॉल कर लो फटाफट तुरंत। पिप इंस्टॉल scikit-learn। SCIKIT scikit-learn। मैंने बॉटल लगाई अभी। चलो scikit-learn इंपोर्ट करते हैं। डन, scikit-learn इंपोर्ट कर लिया। अब देखिए कैसे होगा scikit-learn के साथ काम। यहाँ आप लोग जो है वो
इस तरीके से आप लोग काम करेंगे। यहाँ पर जुपिटर में आप लोग फ्रॉम एस्केलर, एस्केलर नाम से आपके पास जो है वो लाइब्रेरी यहाँ पे होगी एस्केलर डॉट, यहाँ आप लोग, यहाँ आप लोग फैमिली नेम लिखेंगे, जो भी पैकेज नेम होगा इंपोर्ट, और यहाँ आप लोग जो मॉडल नेम लिखेंगे। ये तरीका होगा आप लोगों का अपने सिस्टम में, मतलब कि मॉडल को इंपोर्ट करने का। फ्रॉम एसकेलन डॉट फैमिली नेम इंपोर्ट मॉडल नेम, इस तरह से इंपोर्ट होगा। सबसे पहले जो है इसके अंदर वो आप लोग जो है, जो मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी डेटा सेट होता है तो उस डेटा सेट को हम क्या दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो इनपुट, एक आउटपुट, और उसके बाद आप लोग उसको फर्दर फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 80-20 प्रिंसिपल, जहाँ ट्रेन और टेस्ट वाला काम करते हैं कि 80% डेटा तो ट्रेनिंग के लिए रखते हैं और 20% डेटा फॉर टेस्टिंग। ये देखिए, बस ये आपके पास है, मान लीजिए ये पूरा डेटा सेट है आपके पास, ये रहा पूरा डेटा सेट, ठीक है, ये पूरा डेटा सेट है आपके पास। इस पूरे डेटा सेट को आपने क्या करा, दो पार्ट में डिवाइड किया, मैंने आपको बताया है ना, एक इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट आउटपुट में जो आपके पास ये इनपुट्स है, इनको आप लोग फीचर कहते हैं, ये फीचर है, ठीक है ना, कि कोई टारगेट ये वैल्यू है, ये आपके पास रिजल्ट है, आउटपुट है। तो इस आउटपुट को लाने के लिए क्या फीचर यूज करे गए, ये 5 फीचर यूज किए गए, ठीक है, या फिर ये 5 इनपुट दिए गए तभी एक आउटपुट आया है, ठीक। तो यहाँ आप लोगों ने क्या किया, अपने इस डेटा सेट को, जो आपके पास डेटा है कंप्लीट, इस डेटा सेट को पूरे को दो पार्ट में डिवाइड किया, किस किस में, इनपुट में और आउटपुट में, है ना, या फिर फीचर और टारगेट। उसके बाद क्या करा, इनको फर्दर फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया, 80-20 में। यहाँ 80% एरिया जो है वो ट्रेनिंग के लिए यूज किया गया है और 20% डेटा जो है वो टेस्टिंग के लिए यूज किया गया, तो वो भी फर्दर अब 4 पीस में डेटा हो गया। ये आपके पास ट्रेनिंग वाला डेटा हो गया जो इनपुट्स में जाएगा, और टेस्टिंग के लिए जो चाहिए वो, उसके लिए ट्रेनिंग के लिए जो आउटपुट चाहिए वो ये है, ठीक है ना। ट्रेनिंग के लिए जो इनपुट चाहिए वो ये रहे, ट्रेनिंग के लिए जो आउटपुट चाहिए वो ये रहे। ऐसे टेस्टिंग के लिए जो इनपुट है आपके पास वो ये रहे, और जब प्रोडिक्शन आप करा लेंगे जो आउटपुट आएगा, उस आउटपुट के साथ कंपेयर करने के लिए जो आउटपुट है टेस्टिंग के लिए वो ये रहे, ताकि कंपेयर करके देखेंगे कि जिसने प्रोडिक्शन करके दी वो हमारे एग्जैक्ट, जो हमारे पास डेटा है, जो एग्जैक्ट हमारे पास आंसर था, उसके साथ कितना परसेंट मैच कर रहा है। ये आपके पास ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में आता है, ठीक है, इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट बोलते हैं आप लोग। तो क्या करेंगे यहाँ पे, आप लोग जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को अगर यूज करना चाहते हैं तो आपके साइकिट लर्न की मॉडल सिलेक्शन नाम की लाइब्रेरी के अंदर ही होता है। तो इनकी फैमिली नेम है मॉडल सिलेक्शन। तो आप साइकिट लर्न से मॉडल सिलेक्शन को इंपोर्ट करेंगे, मॉडल सिलेक्शन को लेंगे, मॉडल सिलेक्शन में से आप लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट कर लेंगे। उससे आप लोग क्या अपने डेटा सेट को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले एक डेटा सेट ले लेते हैं, यार कहाँ है डेटा, ये कर लेते हैं। देखो एक चरण मॉडलिंग डॉट सी एस वी करके है आपके पास, है ना, चरण मॉडलिंग डेटा है आपके पास, इसमें देख लो, यही आपके पास जो डेटा खोलेंगे आप लोग, तो इसमें सेकंड नंबर पे है चरण मॉडलिंग, है ना। इस चरण मॉडलिंग को आप लोग डाउनलोड कर लो। pandas डॉट रीड सी एस वी, और इसे इंपोर्ट कर लो आप लोग।
ये डाल के आपके तुम आ जाए हो, कल नहीं आए थे? लैपटॉप नहीं लाए? लैपटॉप लेके आओ डेली। अब तो खैर अगले हफ्ते लगेगी क्लास। हम्म। इंपोर्ट किया है, देखो डेटा सेट को, है ना? इस डेटा फ्रेम को देखो आप लोग, डेटा फ्रेम डॉट हाइड में लगा रहा हूँ यहाँ पे। और देखिए डेटा सेट है आपके पास, ठीक है? ये डेटा सेट है, इसके अंदर कुछ रो नंबर है, कुछ कस्टमर आईडी है, कुछ सरनेम है, कुछ क्रेडिट स्कोर है, ज्योग्राफी, जेंडर, एज, टेन्योर, है ना? ऐसे करके कुछ और वैल्यूज है। अब इसके अंदर जो ये जो निकाली गई है, ये चरण मॉडलिंग शायद ये लोन के लिए है, कि लोन इसको आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते करके, ऐसा कुछ है, ठीक है? या क्रेडिट स्कोर का ये जो भी है, फिलहाल यहाँ पे एक वैल्यू एक्साइटेड है, तो जिस चीज के लिए भी होगा ये एक्साइटेड सर वेरिएबल। थर्ड मॉडलिंग वो एम्प्लॉय का वो होता है, एचआर लोग यूज करते हैं सर, ओके, सैलरी का प्रेडिक्शन के लिए। सैलरी प्रोडिक्शन, तो एक्साइटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक्साइटेड में देखेंगे, एक्साइटेड में यहाँ पे वन लिखा है, दैट मीन ये हमारे लिए फाइन है, ये एम्प्लॉय, ठीक है ना? ये नहीं है जीरो वाला वैल्यू। तो यार जितने भी आपके पास आंसर में, आपके पास आंसर है, ये सब जीरो वन में होंगे आप लोग, है ना? यहाँ आप लोग क्या डेटा फ्रेम लेकर के, डेटा फ्रेम के अंदर जो आपके पास कॉलम है एक्साइटेड, उसको ले लो। उसमें से आप लोग यूनिक वैल्यू निकाल के देख रहे हैं अगर, तो आप देखेंगे वही दो वैल्यू होंगे आपके पास। क्या स्पेलिंग गलत हो गई? यहाँ देखो सिर्फ वन और जीरो आ रहा है, दो वैल्यू है, ठीक है ना? तो दो वैल्यूज है और केवल जीरो वन वाली है, तो मैंने आपको बताया इसके लिए आप लोग क्लासिफिकेशन का यूज कर सकते हैं, है ना? या प्रोडिक्शन करनी तो आपको क्लासिफिकेशन करनी है ना इसके अंदर। खैर वो पार्ट बाद में है, यहाँ मेन मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि यहाँ ये आपका डेटा सेट हो गया। तो अभी देखो इस डेटा में से कौन सी वाली चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं। लाइक हमारे पास रोल नंबर किसी काम का नहीं है, या कस्टमर आईडी हमारे पास किसी काम की नहीं है, ये यूनिक वैल्यूज है आपके पास, ठीक है ना? इनका मॉडल को कोई काम नहीं है। आप चाहो तो सरनेम वाला रख सकते हो, पार्ट वाला ये भी काम का नहीं है, आप रखो ये। क्रेडिट स्कोर है, ज्योग्राफी है, जेंडर है, ठीक है? ये सारे सारे आप लोग डेटा रख सकते हैं, बाकी बचा हुआ इस डेटा की जरूरत नहीं है आपको तीन शुरू के, तो आप चाहो तो इन तीनों को निकाल सकते हो। ये वाली चीज निकाल ही देते हैं, आप लोग कर रहे हैं तो। डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स, अगर मैं देखूं यहाँ के अंदर, तो ये कॉलम है आपके पास, ठीक है ना? तो ये तीनों निकालने हैं मुझे, तो यहाँ आप लोग जो है डेटा फ्रेम डॉट डेटा सर फ्रेम साइट कस्टमर हो गया। आईडी की जरूरत पड़ेगा ना? क्या? कस्टमर आईडी, जैसे कोई का पता करना होगा कि वो है कि नहीं एग्जिस्टेंस में, तो हाँ, अभी तो नहीं कर पा रहे, चलो अभी देख लेंगे बाद में। वो अभी हम लोग को पूरा मॉडल नहीं बना रहे, अभी थोड़ा सा बस ये करेंगे कि अ, मैं एक तरीके से इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, जो डेटा है ना आपके पास, ये वो निकाल रहा हूँ बस ये वाला इसमें, जो ताकि ताकि अपन रिक्वायर्ड जो थिंग है उसको रख रहे हैं, जो हाँ, जरूरत है मॉडलिंग के लिए। मैं भी पूरा वो मॉडल नहीं बनवाऊंगा, पूरा काम नहीं करवा रहा, बस इतना सा है कि
तरीका देख रहे हैं हम लोग कि कैसे होता है, कि मान लो कोई अनवांटेड कॉलम्स है आपको नहीं चाहिए तो इस तरह ड्रॉप कर सकते हैं आप, है ना। कि टोटल 14 कॉलम थे आपके पास डेटा सेट के अंदर, नाउ आपके पास जो भी 11 कॉलम बचे तो वो ये 11 कॉलम हटा के ये आपके पास 10,000 रोज और 11 कॉलम बचे, ऐसे करके। इसमें कैटेगरी कॉलम कौन कौन से, ज्योग्राफी था और जेंडर था, एक दो और थे, है ना। तो अभी मैं आपको वो तो सिखाऊंगा नहीं, तो ज्योग्राफी और जेंडर जो है ना वो भी निकाल देना यहाँ से, ठीक है। ज्योग्राफी निकाल दीजिए, सिर्फ नंबर नंबर छोड़ना है अभी, और जेंडर निकाल दीजिए। कैटेगरी का डेटा अब नहीं बचा उसके अंदर, है ना, सारे नंबर डेटा बचे हैं आपके पास, कोई भी कैटेगरी वाला डेटा नहीं बचा, ठीक है। ये 5 डेटा निकाल दो, इसमें 5 कॉलम निकाल दो, रो नंबर, कस्टमर आईडी, सरनेम और ज्योग्राफी जेंडर। दोबारा बढ़ाएंगे आपने वो इसलिए, हाँ ऊपर से दोबारा इंपोर्ट कर लो, यहाँ ये वाले दोबारा चला लेंगे, ठीक है ना। डन। ये देखो ऐड आ गया आपके पास। तो यहाँ पे आपके डेटा सारा न्यूमेरिकल हो गया है ना, सारा न्यूमेरिकल डेटा है। अब इस डेटा सेट में 9 कॉलम है टोटल, 9 में से मान लेते हैं ये जो 8 तो इसके अंदर फीचर है, ठीक है ना, इन 9 में से 8 ही फीचर है, और एक आपके पास ये आपके पास आउटपुट एक्साइटेड, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे, ये इनपुट, ये आउटपुट, तो हमें क्या है, ये इनपुट्स को फीचर्स को हमें अलग कर लेना है, और जो आपका आउटपुट है इसको अलग कर लेना है, ठीक है। ठीक है ना, या जैसे ये था, बट डेटा सेट आपके पास कंप्लीट था ये वाला, डेटा सेट के अंदर अब जो हम क्या करेंगे, डेटा सेट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ऐसे करके। ये फीचर होंगे, ये आपका आउटपुट होगा, टारगेट, ठीक है। तो कैसे कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, जो एक्साइटेड वाला कॉलम है आपके पास ये वाला, ये कॉलम तो आपके पास आउटपुट होगा, यानी कि टारगेट होगा। बाकी सारा जो है आपके पास वो इनपुट होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ इनपुट को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स से, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, बाकी आप कैसे भी कर सकते हो। और जो टारगेट है आपके पास उसको वाई से, स्मॉल वाई से, ठीक है ना। ऐसे करना, तो एक्स बराबर क्या करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप, इसके अंदर आप लोग कॉलम पास कर देंगे, और कॉलम के अंदर बोल देंगे कौन सा कॉलम है आपके पास, वो जो छोड़ना है आपको, जो नहीं लेना है एक्स में, वो है एग्जिट, है ना। ये आपके पास आ गया। एक्साइड के बाद एक्स का आप लोग शेप देखेंगे तो 8 कॉलम में आ जाएंगे आपके, देखो 8 कॉलम, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो गया इनपुट। दूसरा तरीका क्या है कि एक्स साइन टू आप लोग उससे भी कर सकते हैं, मतलब इंडेक्स से भी। अब डेटा फ्रेम इंडेक्स ऐसे तो जाएगी ना डायरेक्टली, इसके अंदर इंडेक्स की को लोकेट करने के लिए इंडेक्स लॉक देना पड़ता है, यानी कि आई लॉक देना पड़ता है। इस आई लॉक के अंदर आप लोग देते हैं कि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक चलना है, 9 तक, है ना। 0 से 9 तक ही होगा ना, बल्कि 9 तो कॉलम्स है ये, 0 से लेकर 8 तक होगा, तो 8 तक चलना है, क्योंकि एक कम चलता है, तो 0 से 7 से पहुंच गया होगा, ठीक है ना। तो एक्स डॉट शेप आप करेंगे इसके अंदर, ये आपके ये देखो, आई लॉक के अंदर क्या होता है, पहले ये बताना पड़ता है कि कितने रोज,
तो रोज तो आप बता देंगे जीरो से शुरू होगा लास्ट तक जाएगा, लास्ट तक 10,000 है, ऐसे करके है ना, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जीरो से लेकर 10,000 तक जाएगा, एक कम चलता है तो 9,999 तक पहुंच जाएगा। फिर बताएंगे कॉलम के, कॉलम जो जीरो से लेकर कहाँ तक जाएगा, 8 तक, तब इसका बनेगा ऐसे करके, है ना। और जब आपको पता है कि स्टार्ट से लेके एंड तक रो जानी है, मतलब इसके पहले रो बतानी पड़ती है कि रो कितनी जानी है, रो कहाँ से कहाँ तक रखनी है, और फिर कॉलम, है ना। तो बस जब आपको पता नहीं होगा कितने क्या है तो आपको जरूरत नहीं है स्टार्ट और एंड देने की, स्टार्ट और एंड देने की जरूरत ही नहीं, बाय डिफॉल्ट पूरा कंप्लीट जीरो से लेके लास्ट तक ही जाएगा, तो दो ऐसे भी बच जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ आप लोग बता देंगे कॉलम जीरो से लेकर के बुलेट तक ये कॉलम हो जाएंगे, क्यों, तो ऐसे भी बना सकते हो आप लोग, है ना, ऐसे भी बना सकते हो, इंडेक्सिंग के थ्रू बनाना चाह रहे हो, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया एक्स। हमें क्या बनाना था, वाई, वाई कैसे बनेगा, वाई इज असाइंड टू डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम का एग्जिट तो है ये वाला, है ना, एग्जाइटेड हो गया, ये आपके पास बन गया भाई। तो आपके पास एक्स और वाई दोनों अपने अलग अलग बना दिए, एक्स आप जीरो से लेकर एट तक ले रहे हैं क्योंकि जीरो से लेकर एट तक इंडेक्स है, अब एक कम चलता है ना उसमें, तो एक, हाँ वाई केवल माइनस वन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, वाई का शेप क्या निकालेंगे, वाई का शेप जो है वो तो बस, हाँ क्योंकि वो एक सिंगल है वो, एक्स ये रहा, वाई ये रहा आपके पास, ठीक है ना। तो एक्स में देखेंगे आप लोग कि एक्स में आपके पास ये कॉलम्स आ गए, ये सारे फीचर है एक्स के, क्रेडिट स्कोर, एज, टेन्योर, बैलेंस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, हैज क्रेडिट कार्ड और नॉट इज एक्टिव मेंबर, ठीक है, और एस्टिमेटेड सैलरी, ये हो गए फीचर एक्स के। और ये वाई में है, वाई मतलब टारगेट जो है, अभी इसमें कॉलम तो है ही नहीं, सॉरी एक भी, बस वाई है। ठीक है, आपके ये वाई है, आपके वाई तो ऐसे आ जाएगा आपको, वो फीचर में जाएगा। तो ये आपके पास आगे सारे के सारे फीचर्स, अब क्या करेंगे, एक्स और वाई को आप लोग फर्दर दो पार्ट में फिर से डिवाइड करेंगे, तो ये कर लिया आपने, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, फीचर और टारगेट में आपने डिवाइड करा, अब क्या करना है, इसको फर्दर फिर से दो पार्ट में डिवाइड करना है, जहाँ ट्रेन भी आप, जहाँ ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड कर देंगे, तो चार पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से आप लोग सबसे पहले इंपोर्ट कर लो फ्रॉम एसक्यूएल लर्न डॉट, यहाँ आपके पास जो फैमिली है, जो पैकेज है वो है आपके मॉडल सिलेक्शन, है ना, मॉडल सिलेक्शन को आप लोग इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट यहाँ से इंपोर्ट करेंगे किसे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, ठीक है, ये आपके पास ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को आप लोग इंपोर्ट कर लेंगे। हो गया डन, ठीक है, इंपोर्ट कर लिया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट।
अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के बाद ये ट्रेन टेस्ट क्या करेगा, आपके उस डेटा सेट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब एक्स में और एक्स और वाई को फर्दर दो पार्ट में, और 80% और 20% जो हमने बोला था उसमें डिवाइड करेगा। तो उसमें सबसे पहले ये एक्स को डिवाइड करता है। तो पहले आपके पास एक्स आएगा, तो एक्स आपके पास एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट आपके पास सबसे पहले निकल के आएगा, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट। और एक्स को स्प्लिट करने के बाद ये स्प्लिट करेगा किसको, वाई को, तो उसके बाद करेगा वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। मैंने एक्स कैपिटल रखा है, वाई स्मॉल रखा है, आप कैसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो आपका ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है वो चार, चारों के चारों जो मतलब चार डेटा सेट एक साथ रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे चार वेरिएबल एक साथ लगा लिए है ना, ट्रेन टेस्ट और ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। हाँ, अब क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ आप लोग अपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को कॉल करते हैं, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, इसे कॉल किया। इसमें सबसे पहले आप लोग एक्स और अपने वाई को भेजते हैं। तो कैपिटल एक्स था मेरे पास, स्मॉल वाई था, तो एक्स वाई को मैंने भेज दिया। ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करेगा, मेरे उस डेटा सेट को चार पार्ट में डिवाइड कर देगा। हुआ, ठीक है। इस एक्स और वाई भेज दिया आपने, एक्स और वाई भेजने के बाद यहाँ आप लोग एक पैरामीटर पास करते हैं, पैरामीटर नेम इज टेस्ट अंडरस्कोर साइज, टेस्ट साइज। तो टेस्ट साइज में आप लोग डिफाइन करते हैं कि कितना परसेंट आपको इसमें डेटा जो टेस्टिंग के लिए रखना है। तो आपने रख दिया कि 0.2 यानी कि 20% रखना है, तो 20% परसेंटेज में नहीं रखा जाएगा डेटा, इस तरह है ना, 0.2 रख देंगे, 20% या 0.3 रख देंगे, 30%। तो क्या हुआ, 70 30 में डिवाइड हो जाएगा, 70 ट्रेनिंग के लिए चले जाएगा। हाँ, 75 25 में बाई डिफॉल्ट होगा। बिना करे आप लोग जो है फिर टेस्ट साइज को दे सकते हैं। मतलब जो टेस्ट साइज है ना, यहाँ पे ये पैरामीटर जो है, ये क्लास का नेम है, अभी एक आपके क्लास का नेम है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इस क्लास के अंदर जो टेस्ट साइज पहले से लिखा हुआ होगा, उसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो होती है 0.25। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0.25 होती है। फिलहाल हम यहाँ पे 0.2 रख रहे हैं। इससे क्या होगा, 10,000 में से 8,000 डेटा तो ट्रेनिंग के लिए चला जाएगा, और 2,000 हम रोक लेंगे फॉर द टेस्टिंग। ठीक है, देन टेस्ट साइज के अलावा इसके अंदर एक और आप लोग चाहो तो पैरामीटर पास कर सकते हो, होता है रैंडम स्टेट, रैंडम स्टेट। ये रैंडम स्टेट मतलब ये होती है कि जब ये आपके डेटा सेट को स्प्लिट करेगा, ट्रेन टेस्ट मतलब एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई ट्रेन, ये स्प्लिट करेगा। तो स्प्लिट करने से पहले कितनी बार डेटा सेट को शफल करेगा, 10,000 पीसेज है आपके, 10,000 तो उन्हें कितनी बार शफल करेगा, वो आपके पास रैंडम स्टेट आप दे सकते हो। तो यहाँ कितना भी रख सकते हो, क्या रखना आपको देख लेंगे। मैं इसमें 11 रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो डेटा को सफर करने से क्या होता है, ऐसा नहीं है कि शुरू का 80% डेटा तो फॉर द टेस्टिंग पर ट्रेनिंग पर चला जाएगा और लास्ट का 20% टेस्टिंग के लिए, ऐसा नहीं है। क्या करेगा, डेटा को ये शफल करेगा, शफल करके उसमें से 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए और 20% फॉर द टेस्टिंग पर। 2 मैंने वैल्यू इनफैक्ट एरर आ रहा है कुछ। हाँ,
अभी भी एरर, इसमें एरर आ रहा है क्या कुछ? नहीं तो बन गया, एरर तो नहीं है आ रहा। यार ये देखो, तुम्हारे चारों लोडर 3 मेरे को बनाए हैं, नेक्स्ट कॉमन लगा है, वाइट एंड वाइट डिस्ट्रीब्यूशन वाला, चारों वाली वाली में 3 वो भी डाटा अंडरस्कोर अब देखिए आपके पास एक्सट्रेन आ गया। एक्सट्रेन का आप लोग शेप चेक करिए, ये देखिए आप लोग 8000 रोज है ना, यानी कि 2000 वाइट रेट में चली गई होंगी, ठीक है ना। यार वाई एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट गलत लिख दिया ना, ट्रेन का लिख दिया, एक्स टेस्ट में 2000 चले गए होंगे, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग के लिए आपके 8000 जो आपके पास रोज है वो तो ट्रेनिंग के लिए आ गई, ये एक्स टेस्ट आ गया इसके लिए। अब देखिए, और देखिए एक्स डॉट हेड आप ले रहे हैं यहाँ पे, तो अब देखिए ये आपके पास आ गया। इसमें वाई को अगर आप लोग प्रिंट करा के देखें, ये रहा वाई अंडरस्कोर ट्रेन को आप लोग प्रिंट करा के देखें, वाई ट्रेन ये रहा, ये देख रहे हो तुम, ये यहाँ पे ये जो इसकी आईडीज हैं वो आगे पीछे हो रही है तब, है ना, वो सब आपके रैंडम स्टेट की वजह से है। रैंडम स्टेट जीरो रखते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मैं मानता है जरूर कुछ होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आप लोग रैंडम वो रखते हैं ना, आप लोग टेस्ट साइज रखते हैं, टेस्ट साइज से भी कुछ रैंडम स्टेट में वैल्यू जाती है। खैर मैं इसको 11 रैंडम स्टेट रख देता हूँ, ठीक है, ये आपने किया। तो आपके पास ये एक्स ट्रेन वाई ट्रेन और एक्स टेस्ट वाई टेस्ट में चारों पार्ट में डिवाइड हो गया, इस तरह डिवाइड होता है। अभी तो बताया मैंने कि डेटा को जब स्प्लिट करता है ये, तो डेटा को स्प्लिट करने से पहले ये डेटा को शफल कर देता है। ऐसा नहीं है कि शुरू का 80% जो है वो इसका ट्रेनिंग के लिए है और बाद का लास्ट का 20% टेस्टिंग, ऐसा नहीं, शफल करेगा उसको। तो शफल कितनी बार कराना है, पहले पहली बात तो ये रैंडम स्टेट नहीं भी देंगे तो शफल करेगा, क्योंकि इसके बैकग्राउंड से जो एल्गोरिथम है जो आप टेस्ट साइज देते हैं ना, उस टेस्ट साइज के बिहाफ पे भी कुछ शफल करता है। तो शफल को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आप लोग रैंडम स्टेट वैल्यू देते हैं, तो और शफलिंग करते हैं। इतना भी शफल मत दे देना कि डेटा इतना ज्यादा और वो शफल ही करता रहे, स्प्लिट ही ना करे, समझ रहे हैं ना। मतलब जो रैंडम स्टेट वैल्यू आप जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे, जितने शफल में रखेंगे, उतनी प्रॉब्लम होगी, अगर डेटा सेट बहुत बड़ा है तो टाइम लगेगा ना। क्यों उत्कर्ष?
नहीं सर, रैंडम स्टेट मैक्सिमम 30 रखते हैं। हाँ हम बस। जहाँ हम रखे हैं, टाइम नहीं लेता, रैंडम स्टेट मैटर नहीं करता हमको जहाँ तक लगता है। चलो बढ़िया है। एक्स ट्रेन ये आ गया आपके पास। एक्स ट्रेन में देखो ये डिस्क्राइब आप लोगों ने लगाया, एक्स ट्रेन डिस्क्राइब कर रहा है, आप लोग डिस्क्राइब आपको ने उसमें भी करके देखा होगा ये 30 मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम में लोग 42 ज्यादा यूज करते हैं यार, बहुत सारे मैंने मतलब देखे प्रोजेक्ट तो उसमें हाँ, रैंडम हम भी स्टेट के लिए देखे, 42, हाँ 42 ज्यादा यूज करते हैं, 42 बहुत बट रखते हैं। टाइम मैटर नहीं करता है। टाइम मैं मेरे को चलो नहीं पता है क्योंकि। मैं दिखाऊंगा एक डेटा सेट में दिखाऊंगा, उस पर काम करिए आप, देखना उसके अंदर पीछे। ठीक है, ठीक है। हाँ कि कैसे क्या होता है उसमें। देखो ये आपने डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो डिस्क्राइब करने के बाद ये पॉइंट आ रहे हैं आपके पास जो आपने दिए होंगे, क्रेडिट स्कोर का, एज का, टेन्योर का, बैलेंस का, नंबर ऑफ प्रोडक्ट का, है ना। तो उसका आपको दिखा रहा है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, 8,000 रोज है आपके पास, है ना। मीन इतना आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, मिनिमम वैल्यू ये है, और कुछ वैल्यू ऐसे दिखा रहा है आपके पास, ठीक है। यहाँ ये वैल्यूज पॉइंटर पे बहुत ज़्यादा है, अगर आप चाहो तो डॉट राउंड इस पे लगा सकते हैं। डॉट राउंड 3 आपने दे दिया, 2 दे दिया आपने, तो पॉइंट के बाद केवल दो दो वैल्यू दिखाए, ठीक है। तो डॉट राउंड 2 भी लगा सकते हैं आप लोग, ये इस तरह ये आपके पास हो गया डिस्क्राइब अगर करना है आपको तो। मैंने आपको आउटलायर रिमूव करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था आपको, दो तरीके बताए थे। पहला क्या था, एक आई क्यू आर बताया, दूसरा जेड इंडेक्स हो गया। जेड इंडेक्स का क्या फार्मूला था, जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, वेयर एक्स इज द डेटा सेट, म्यू मतलब मीन, और सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, यही था। क्या हुआ था उससे, जेड इंडेक्स की वैल्यू आती थी आपके पास, ठीक। आई क्यू आर वाला, अच्छा अच्छा अच्छा, निकल गया दिमाग से, निकल गया दिमाग से। अच्छा क्या पूछ रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, इंडेक्स वाला नहीं पता है, अच्छा ऐसे कह रहे हो। चलो तो अब करेंगे जो इंडेक्स वाला। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो समझ में वो आएगा वो पूरा। चलो ठीक है, अभी आ गया डेटा। अब देखो कल मैंने आपको एक बात समझाई थी, ठीक है, कि भाई डेटा पॉइंट्स में मैंने आपको एक सवाल भी पूछा था बेसिकली, कि मैं इस तरह से पूछा था कि एक बच्चे के मार्क्स हैं 700, एक के हैं 1200, इनमें से कौन सा ज्यादा है, ऐसे करके आपको पूछा था। तो आपने 1200 बताए थे, इस तरीके से याद आ गया आपको। फिर मैंने जब उसके आउट ऑफ दिखाया तो आपने कहा नहीं सर 700 वाले ज्यादा है फिर तो, क्योंकि आउट ऑफ देख के पता चला बेसिकली उस नंबर की वैल्यू क्या है ना। परसेंटेज में निकाला, तो ऐसे ही यहाँ पे सारे डेटा सेट में ऐसे ही होता है ना, वैल्यू सब ऐसे तरह होती है। तो हम लोग क्या है कि वैल्यूज को एक एक फ्रेम में लेके आते हैं बेसिकली, एक रेंज में लेके आते हैं, वो फ्रेमिंग करना, रेंज में लाना। उससे क्या होता है वो डेटा, फिर उससे क्या होता है आपके जो जो मॉडल है, जो आपको जिस मॉडल को ट्रेन करने जा रहे हैं, वो अच्छे से ट्रेन हो पाएगा। जो आपके पास फीचर है ना, वो फीचर वैल्यूबल बन जाएंगे उसके लिए बढ़िया, और हर फीचर वैल्यूबल बन जाएगा। अभी क्या है, जो बड़ी वैल्यूज हुआ करेंगी वो डोमिनेट करेंगी छोटी वाली वैल्यूज को, तो यहाँ क्या आपका मॉडल जो ठीक से सीख नहीं पाएगा चीज़ों को, है ना, कम सीख पाएगा। तो ज़्यादा बढ़िया से सिखाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को आप लोग एक ही रेंज के अंदर लेके आ जाते हैं, ठीक है। उससे मॉडल अच्छे से सीख पाता है चीज़ों को, ठीक। तो यहाँ आपके पास एक तरीका होता है जिसको आप लोग बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। टॉपिक होता है आपके पास यहाँ पे है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, देखिए स्टैंडर्डाइजेशन में आप लोग का जो भी डेटा सेट है, जैसे आपको मैंने अभी डिस्क्राइब करवाया, तो डिस्क्राइब आप देखेंगे इसका जो मीन है वो कितना है, 650 आ रहा है क्रेडिट स्कोर का, और स्टैंडर्डाइजेशन कितना आ रहा है, 97 आ रहा है, ठीक है। ये एज जो है वो कितनी आ रही है आपके पास, ये मीन आ रहा है 38, और स्टैंडर्डाइजेशन कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो यहाँ आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग लगाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या होता है कि आप लोगों का जो मीन है बेसिकली, जो मीन है ये
ऐसे मानिए 650 है, जैसे मानिए ये वाला है ना, ये 5 है मान लीजिए। मीन टेन्योर का मीन देखिए, मीन कितना है टेन्योर का, 5 है। तो क्या होगा, ये आपका डेटा सेट है। यहाँ क्या होगा, यहाँ ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। आपके पास ये डेटा सेट्स होंगे, ये पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब इन पॉइंट्स के अंदर यहाँ से लेके 1 से लेकर के 10 तक के पॉइंट जा रहे हैं, तो यहाँ जो इसका मीन है, इनकी जो एवरेज है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ कहीं पॉइंट आ रहा है इसके पास, ठीक है ना। ये नॉर्मली सबका है। तो हमारा काम क्या होता है, हम स्टैंडर्डाइजेशन में क्या करते हैं कि आपके डेटा पॉइंट्स जो इस तरीके से हैं, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट आपका मीन है, बेसिकली इस पॉइंट को उठा करके आप लोग यहाँ रख देते हैं, इस पॉइंट को। तो फिर क्या होता है, जब यहाँ रख देंगे तो पॉइंट यहाँ आ गया, ये वाला जो वहाँ था, इसका मतलब डेटा सेट इधर आ गया और ऐसे आ गया, ठीक है ना। डेटा सेट जो यहाँ जा रहा था अभी इस एरिया में था, वो इस एरिया से उठ के यहाँ आ गया। इसके लिए क्या करना पड़ा है, जो हमारे पास मीन था, उस मीन को क्या करना पड़ा, उस मीन को हमें जीरो पे लाके खड़ा करना, ठीक है ना। बेसिकली ये मेन को जीरो करना, ये डेटा सेट को इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में लेके आया ना आप लोग, ये मेन को जीरो करना ही आपके पास जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है आपके पास। ओ सॉरी, हाँ स्टैंडर्डाइजेशन ही बोलेंगे। और इसके अंदर जो स्टैंडर्डाइजेशन है, बेसिकली जब मेन आप जीरो लगा देंगे तो स्टैंडर्डाइजेशन, DRD, क्या हुआ इंटरनेट को, ऑनलाइन आवाज आ रही है मेरी। पता है इंटरनेट को क्या हुआ यार। ऑनलाइन अब आवाज आ रही है मेरी। यस सर, आ रही है। यार बीच में नेटवर्क चला गया था यार, पता नहीं क्या हुआ। मैं सोच रहा था सर मेरे एंड से क्या, मैंने फोन से कनेक्ट किया फिर। ना ना ना, यही तो दिक्कत थी। अभी चेक किया मैं, राइट नाउ मैंने देखे हैं। चलो कोई बात नहीं है। तो देखो मैं आपको बता रहा था कि ये वाला पॉइंट देख लेता नहीं। ये था कि मान लीजिए मैंने अभी आपको यहाँ पे डेटा सेट में डिस्क्राइब करके दिखाया, ठीक है। तो जब मैंने इसको डिस्क्राइब किया, तो डिस्क्राइब करने के बाद यहाँ देखिएगा टेन्योर, जो आपके टेन्योर है, टेन्योर का जो मीन आया वो कितना आया है, 5.02 मीन आया है इसका, ठीक है ना। मीन आया आपके पास 5.02, बेसिकली ये मीन जो 5.02 आ रहा है, तो डेटा इस तरह होगा ना, 1 2 3 4 5 में मीन यहाँ कहीं आ रहा होगा 5 के ऊपर, राइट। तो स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग इस मीन वाले पॉइंट को उठा करके यहाँ इस जगह पे रख लेते हैं, इस जगह पे, ठीक है। तो इससे मीन आपके डेटा सेट का कितना हो गया, कॉलम का 0, और स्टैंडर्डाइजेशन कितना हो जाता है 1। बेसिकली ये दोनों काम हमें कर रहे हैं कि जितने भी कॉलम है, उन कॉलम में सभी का डेटा कर दो, डेटा का जो मीन है वो कर दो 0, और बाकी जो है वो कर दो 1। अब मीन 0 कर दो, तो मीन 0 करने का मतलब आपको, मैंने आपको जो है वो, फिर से, नहीं चल तो रहा है, आ रही है आवाज, इधर चल रहा है आपको। यस सर, आ रही है, आ रही है। ठीक है ठीक है। मीन 0 करने का मतलब क्या, मैंने स्टैंडर्डाइजेशन आपको बताया कि मीन 0 करनी है आपको स्टैंडर्डाइजेशन। हम्म। Standardization. बेसिकली इन स्टैंडर्डाइजेशन आपको अगर करनी है, केमिस्ट्री में क्लिक हो गया जी, ये देखिए, इन स्टैटिस्टिक्स स्टैंडर्डाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म डेटा टू हैव ए मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1, आल्सो नोन एज क्या, जेड स्कोर,
समझ में आया हमने क्या किया था उस टाइम पे जी स्कोर स्केलिंग में? हमने क्या किया था, हमने उसको मीन जीरो किया था, स्टैंडर्ड डिविएशन वन किया था, जिससे वो सारा डेटा एक ही रेंज में आ गया था। तो एक ही रेंज में आ गया था, तो हमने रेंज सेलेक्ट कर ली थी कि -3 से +3 तक का डेटा लेंगे। तो वो एक ही रेंज के अंदर का सारा डेटा ले लेते हैं कि -3 से नीचे और +3 से ऊपर क्या है, सारा का सारा वो आउटलायर था, तो वो रिमूव हो गया। तो एक रेंज में सारा डेटा को ले आए थे हमने। वहां तो हमने केवल उन पहले कॉलम एक किसी एक कॉलम का यूज करके जेड स्कोर नाम का कॉलम बनाया था और उससे हम लोगों ने डेटा को अलग कर लिया था। यहाँ हमारा काम क्या है, प्रत्येक कॉलम को जेड स्कोर ही बना देना, हर कॉलम का करना ही ये है, ठीक है। बस उसमें कोई आउटलायर अभी ना हो। तो आपको समझ में आ गया बेसिकली, है ना? मैं आपको जी स्कोर समझाया था, वही जी स्कोर यहाँ पर है आपके पास। क्या आप लोग स्टैंडर्डाइजेशन जो करते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे आप लोग जो है वो जी स्कोर स्केलिंग आप लोग करते हैं, ठीक है। इस जी स्कोरिंग में क्या होता है कि आप लोग जो है इसका मीन जीरो कर देंगे, स्टैंडर्डाइजेशन वन कर देंगे, तो आपका जो डेटा पॉइंट है वो पॉइंट एक्स में दिखा रखा, बिल्कुल भी एक्स वाई में। यहाँ ये पॉइंट ऐसे था, ये पॉइंट ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना? ये हो जाएगा। आज का मीन यहाँ कहीं आ रहा, तो मीन इसका क्या होगा, यहाँ रख दिया डेटा उठा के, तो मीन आपके पास बीच में यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना? ये आपके पास क्या रहता है? हम्म, आउटलायर की बात नहीं चल रही है, स्टैंडर्डाइजेशन की बात चल रही है। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि आप लोग सारे डेटा सेट को जो है वो एक रेंज के अंदर ले आते हैं, है ना? एक रेंज के अंदर ले आते हैं ताकि हमारा मॉडल अच्छे से सीख पाए कि कौन सी वैल्यू की वैल्यू कितनी है। अभी वैल्यू नहीं समझ पाता ना, मैं आपको एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल के थ्रू। यहाँ आउटलायर की बात नहीं चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आउटलायर फाइंड करते समय मैंने आपको जी स्कोर बताया था, है ना? तो वो जी स्कोर ही आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। इंटरव्यू पूछे जी स्कोर क्या है और पूछे स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, तो वो अलग अलग नहीं पूछ रहा, एक ही बात है, ठीक है। तो वही डेफिनेशन आपको मैंने दिखाई कि यहाँ बेसिकली ये होता है। तो उस दिन जो आपने जी स्कोर निकाला था कॉलम, वो किसने निकाला था? वो इसलिए ताकि आप लोग उस पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से उस कॉलम का जो वैल्यू है, का जो मीन है, वो मीन जीरो कर सके। तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन कितना कर देंगे, और वन। अब इस जी स्कोर के लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या फॉर्मूला था? Z is assigned to x minus mu upon sigma, जी स्कोर फॉर्मूला ये आपके पास फॉर्मूला। Z is assigned to x minus mu upon sigma, where x is the data, mu is the mean, and sigma is the standard deviation होता। अगर आप ऐसा करते हैं, डेटा में से मीन माइनस करके स्टैंडर्ड से डिवाइड कर देते हैं, तो वो पर्टिकुलर कॉलम जो है वो क्या हो जाएगा, वो उसमें डिवाइड हो जाएगा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग लगा के दिखाओ, प्रत्येक कॉलम पे कैसे लगाओगे, लगाओ। हर कॉलम का कॉलम का निकलता है ना यार। अरे भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, इसका मतलब उस कॉलम का आपने डिस्क्राइब निकाला है ना, डिस्क्राइब में इसका मीन कितना है, और मुझे कितना करना है अब, जीरो। तो उसके लिए करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, वही एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा करना पड़ेगा ना। तो प्रत्येक कॉलम के लिए करेंगे ना हम, एक फंक्शन डिफाइन कर दो। नहीं, कर यही है फॉर्मूला, बता दिया, ये फॉर्मूला ही है आपके पास। सेक्युलर में कुछ नहीं है, मतलब वो क्या नाम है उसका, कोई मॉडल मतलब लाइब्रेरी में, हाँ है, लेकिन आपको ऐसे करना है ना, फॉर्मूले से। भाई आप जो लगाएंगे ना, जो करेंगे काम, यही काम तो आपको मॉडल करके देगा। सेम चीज है, तो हम पहले खुद से करेंगे, उसके बाद मॉडल से करा लेंगे। मॉडल से तो करा ही लेंगे, मॉडल में कुछ नहीं है, उठाया लगाया फिर ट्रांसफॉर्म किया, हो गया काम।
पूरे एक्स पे लगाना है ना, पूरे एक्स पे लगाना है, एक्स डिस्क्राइब एक्स पे लगाना, एक्स डॉट डिस्क्राइब। मतलब ऐसा मान लीजिए बाद में से फिर से डिवाइड कर लेंगे चाहे हम लोग, एक्सटेंड बाई ट्रेन में पूरे एक्स पे लगाना ताकि पूरा एक्स हमारे पास एक साथ ही हो जाए ना, वाई में कुछ नहीं करना, एक्स तो करना है बस। क्यों वाई क्या है, वाई तो आपका टारगेट है, एक्स फीचर है। यार ये बताओ इसमें कोई नल वैल्यू तो नहीं थी? चेक भी नहीं करा मैंने तो, नहीं है कोई नहीं है, सब सही है। आई क्यों छोड़ दी चाय बहुत टाइम पे, कल जबरदस्ती आधा अरे वो कल मैंने 3 बार मना किया, 3 बार मना किया, फिर आधे कप से भी कम लेके आया था, आधे कप से भी कम था, छोड़ो तो बहुत टाइम हो गया। अरे यार जितना कम कर लेंगे ठीक है, पूरे दिन चेयर में बैठना पड़ता है, चेयर में बैठने के लिए पेट जो है ना वो लाला की दुकान बन जाएगी, लाला जी बैठे ऐसा हो जाएगा, लाला बैठे। इसलिए मैंने यार, बच्चा नहीं मतलब फिर भी निकल जाता है वो, ठीक है वो एक टाइम के बाद में सही लगता होगा लेकिन अभी तो नहीं। सही किया तुमने, सही है ठीक है। चलो जी फटाफट हो गया। इसमें क्या करो देखो, आपके पूरा एक्स है आपके पास, एक्स डॉट देखो, इसके एक्स के कॉलम्स आप देखेंगे, ये कॉलम्स है ना आपके एक्स के अंदर, सारे के सारे न्यूमेरिक के कॉलम है ना। क्या करेंगे आप लोग, सीधे सीधे एक फोर लूप लगाओ, फोर, ठीक है ना, सीधे फोर लूप लगाओ, फोर कॉलम इन एक्स डॉट कॉलम्स। तो कॉलम नेम में से एक कॉलम इसमें जाएगा, एक्स का जो ये वाला कॉलम है इज असाइन टू, एक्स का जो ये वाला कॉलम है माइनस एक्स का जो ये कॉलम है इसका मीन, ठीक है ना, इसका मीन डिवाइडेड बाय एक्स का जो एक कॉलम है इसका स्टैंडर्ड डाइविएशन। ये आपको करना है बस, फोर कॉलम नेम इन एक्स डॉट कॉलम, एक्स का कॉलम इज असाइन टू एक्स कॉलम माइनस एक्स कॉलम डॉट मीन ऑब्लिक एक्स कॉलम स्टैंडर्ड डाइविएशन। जो आप लोग इंपोर्ट करने वाले हैं ना आप लोग, इसका स्टैंडर्ड स्केलर, वो भी तो यही काम करके देगा, बैकग्राउंड में यही फॉर्मूला लगाएगा। किया, ठीक है कोई बात नहीं है, बढ़िया। एरर, अरे यार तो सही नहीं, अच्छा। अब x डॉट डिस्क्राइब करिए, देखो स्टैंडर्ड डाइविएशन आपके पास वन बन गया सभी का, ठीक है, लेकिन इसने बहुत मेहनत की लेकिन ये मीन को जीरो ना बना पाया। अच्छा, एक्स पे कर रहे हो ना, एक्सटेंड पे कर रहे हो,
और 10,000 ही हो गया, 1 × 10⁻⁴। नहीं, ये माइनस का 4 10⁻⁻16 आ रहा है इसके अंदर, कितना बेटर होगा ये। जीरो के करीब ही हो गया ये वैसे तो है, कुछ ऐसे, हाँ। तो जीरो ही हो गया मतलब एक तरीके से, ठीक है। -10⁻16 17 से नीचे तो है ही नहीं कोई वैल्यू। हम्म। हम्म। मैंने हाँ 11 लिया था। ठीक ही है। हो गया, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते थे, इस स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आप लोग अपने साइकिल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको करके देगा। I am in a shop right now. I am unable to come today. यार ये मैडम, अरे वो पॉइंट के बाद कुछ पॉइंट्स के बाद कोई वैल्यू है तो इसलिए माइनस दिखा रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, वो उसने मीन जीरो कर दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 कर दिया ना आपका। तो यहाँ आपके पास ये डेटा जो है वो x is ran to data frame dot drop columns excited। फिर से x को ठीक कर लेते हैं, अपने पहले से बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका फिर से आप लोग x पहले से बना लो, डेटा फ्रेम तो आपका सही है ना अभी, फिर से पहले से बना लो। और अब हम लोग इसको जो डेटा फ्रेम को जो है वो हम लोग ठीक करेंगे, मतलब इसमें जो स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे वो करेंगे बाय यूजिंग साइकिल। कर लिया, 100 फिर से बना लिया पहले ऐसा।
समझ में आई वैसे स्टैंडर्डाइजेशन वाली बात? मेन को आपने जीरो कर दिया और काउंट स्टैंडर्डाइजेशन को आप लोगों ने जो वन करा लिया, तो फिर वो पॉइंट डेटा सेट जो था वो कहीं भी था, वो एक रेंज में आ गया, उसका मीन जीरो हो गया तो आसपास में हो गया, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट देखिए आप लोग, फ्रॉम स्केलर इंपोर्ट करो प्री प्रोसेसिंग से, फाइल नेम पैकेज नेम प्री प्रोसेसिंग, इंपोर्ट करो इससे स्टैंडर्ड स्केलर, फ्रॉम स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। स्टैंडर्ड स्केलर का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड स्केलर एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बना लो। स्टैंडर्ड स्केलर इज असाइन टू स्टैंडर्ड स्केलर, एक ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट से आप लोग अपने एक्स को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करो, कुछ कॉलम के नेम रख लो आप लोग। कॉलम एक्स था ना आपके पास, तो एक्स डॉट कॉलम्स कर लो, तो आपके कॉलम के नाम अलग आ जाएगी। देखिए कॉलम के नाम अलग निकाल लिया आप लोगों ने, ये रहा आपके कॉलम के नाम सारे। हाँ हाँ चलो ठीक है यार, छोटा कर लो, ऐसे लिख लो आप लोग, स्टैंडर्ड स्केलर। तो ऐसे करके आपने स्टैंडर्ड स्केलर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया आप लोगों ने। और आपने क्या किया, एक्स के कॉलम के नाम अलग से निकाल लिए, कॉल नेम के नाम से, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक आप लोग बताएंगे एक्स इज टू एक्स डॉट एक्स इज टू आपका जो स्टैंडर्ड स्केलर है उससे आप लोग कॉल करेंगे मेथड फिट ट्रांसफॉर्म, फिट ट्रांसफॉर्म, और उसके अपना पूरा एक्स भेज देंगे आप लोग। जब भेजा आपने, तो यहाँ पे जो एक्स आगे आया होगा आपके पास वो ये आया, ठीक है ना, एक एरे आया। उस एरे में वो सारी वैल्यूज हैं, जो कि वैल्यूज है ना वो वैल्यूज हैं इसके अंदर। और सारी वैल्यूज में क्या हो गया होगा, इसका मीन जो है वो जीरो और स्टैंडर्ड डेविएशन वन कर दिया होगा इस स्टैंडर्ड स्केलर ने सेम। लेकिन आप देखेंगे कि एरे है ना, आपका डेटा फ्रेम खो गया, तो हमें क्या करना है, वापस से अपने डेटा फ्रेम को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इतना कर लो कैसे किया, ये फिर ऑटो बना देता हूँ मैं, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, अपने इस एक्स को ठीक करने के लिए पेंडास का जो मेथड डेटा फ्रेम उसे कॉल करेंगे। उस डेटा फ्रेम में अपना पूरा का पूरा एरे भेज देंगे, एरे एक्स के अंदर तो है पूरा का पूरा एरे भेज देंगे। एरे के साथ इसके अंदर भेज देंगे कुछ कॉलम के नेम रखने। कॉलम के नेम कौन से रखने भाई, कॉलम के नेम रख देना ये कॉल नेम। एक्स अपना देख लो, ये एक्स सही बन गया। फिर से इस एक्स को जो है आ गया ना पूरा, है ना, कॉलम के नेम। उसके बाद उसको डिस्क्राइब करेंगे, अरे यार, डॉट राउंड कर लेंगे टू का और देखेंगे वही है, कोई डिफरेंस नहीं। इतना काम तो हमने खुद ही कर लिया था। ये आपके पास तरीका होता है स्टैंडर्डाइजेशन करने का, करिए। जल्दी जल्दी करो, 15 मिनट बचे हैं, कुछ और भी कराना है, एकदम फटाफट करो। लैपटॉप हम्म। क्या हुआ बोलो। ऐसे डिफाइन कर दो स्टैट्स के लिए, नाम चेंज करा दिया, बोलो बड़ा सा लिखा था छोटा कर लो नाम, तब कर दिया था ऐसे। हम्म।
कोई एरर है ना? आप लोगों ने कॉलम नेम बनाया है, एरे बनाने के बाद जो है यहाँ ये देखिए आप लोग, है ना, ये एरे ऐसे प्रिंट हो रहा है। कोई तुमने ये कर लिया, ट्रांसफॉर्म करो। एरे करने के बाद आप लोग एरे ऐसा आउटपुट थोड़ी चाहिए, आउटपुट प्रॉपर चाहिए ना, ये अपने डेटा सेट नहीं है तो डेटा सेट बनाने के लिए वापस आप ऐसे करेंगे। कॉलम नेम आपने निकाल ही लिए थे, निकलवाए थे आपको कॉलम नेम, वो कॉलम नेम आपको उसको दे दो, डेटा दे दो, ये आपको बना के दे देगा डेटा पे। तो आप देखिए इसका स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो 1 हो जाएगा, मीन तो 0 हो जाएगा। तो फिर एक फीचर के हो गया ना, जो फीचर है वो आपके पास बढ़िया पोजीशन में है, आप लोग इसे मॉडल ट्रेन कराएंगे तो मॉडल अच्छा ट्रेन हो पाएगा, ठीक है ना। ये ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा यूजफुल होगा और लगभग सभी एलिमेंट्स को आपने यूजफुल बना दिया उसके लिए। वरना तो ज़्यादा बड़ी वैल्यूज होती है ना, मान लीजिए एक कॉलम में बड़ी बड़ी वैल्यूज है, एक कॉलम में छोटी छोटी वैल्यूज है, तो बड़ी वैल्यूज वाला कॉलम जो छोटी वैल्यू को डोमिनेट करेगा, तो उस चक्कर में मॉडल जो ध्यान देगा बड़े वाली वैल्यूज की ओर, छोटी वाली को। स्केलिंग करने में वो एक पैरामीटर के अंदर आ जाता है, ठीक है। और पैरामीटराइज करते हैं, अभी देखिए। क्या डेटा फ्रेम हो गया, ठीक। आगे चले। उसके बाद देखो अगला एक पॉइंट आता है, फिर से एक काम करो, एक्स को जो वो पहले ऐसा बना लो अपना, ये एक्स में ठीक किया था, अभी कहाँ किया था, ये रख के है ना, एक्स डॉट डिस्क्राइब, ये एक्स था आपके पास, ठीक है ना। एक्स को फिर से पहले ऐसा बना लो जैसा था। या दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं इन वैल्यूज को सारे को एक एक पैरामीटर के अंदर लेके आ सकते हैं। क्या, ये जितनी वैल्यू है, कोई वैल्यू, जैसे मान लीजिए यहाँ एक 96 है, और इसी कॉलम के अंदर एक वैल्यू 850 भी है, तो ये बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू बहुत, ठीक है ना। तो ऐसे छोटी बड़ी वैल्यूज इस कॉलम में होंगी, तो अपन क्या करेंगे, ये जो है ना, तो कोई पैरामीटर नहीं, कोई रेंज नहीं है। लाइक 96, क्या इसके अंदर कोई 96 से छोटी वैल्यू हो सकती थी? मिनिमम तो ये क्या हो सकती थी, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जीरो से, या भी माइनस भी हो सकती है, या बड़ी कितनी हो सकती थी वैल्यू, इसका को पता नहीं है। तो अपन क्या है, इन सारी वैल्यूज को एक रेंज में ले आएंगे, तो क्या होगा कि हमारे मॉडल को अच्छी तरह से मतलब डेटा सेट को पढ़ पाएगा, है ना। लाइक मान लीजिए हम लोग यहाँ पे अभी बैठे हम लोग, अगर मार्क्स की बात करें किसके इतने मार्क्स आए तो ऐसे पता ही चलेगा, लेकिन परसेंटेज से पता चल जाएगा कौन किससे कितना आगे, कौन बेहतर है ना। परसेंटेज से पता चल जाएगा आपको। तो हम लोग परसेंटेज क्यों करते हैं, परसेंटेज एक पैरामीटर आ गया, जीरो से लेके 100। मैं क्लास की परसेंटेज जब बताऊंगा तो आपको पता है 100 से ऊपर बता ही नहीं सकते, जीरो से नीचे भी नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो वो आप ऐसे ही आपके पास उसको करना है मॉडल के, जब मॉडल भी एक वैल्यू पैरामीटराइज हो जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा। तो हम क्यों क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू है आपके पास 76,000 तक का वैल्यू है, जीरो भी है इसके अंदर, और वैल्यू 2.5 लाख तक है इसके अंदर, ठीक है, इस कॉलम के अंदर जीरो से 2.5 लाख तक की वैल्यू है इसके अंदर। हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को एक रेंज में ले आएंगे। वो रेंज कितनी भी रख लो, 1 से लेके 100 रख लो, 1 से लेके 1000 रख लो, 1 से लेके 10 तक रख लो। बेस्ट सिनेरियो जो माना जाता है वो माना जाता है 0 से लेके 1 के बीच, सारी वैल्यू, ठीक है। सारी वैल्यू जितने भी है वो सब 0 से लेके 1 के बीच में आ जाएंगी। मतलब अभी तो वैल्यू क्या रखी गई, कितना ऊपर गए कितना नीचे, हमें कोई मतलब नहीं, हमने क्या किया, इसको बस एक फीचर, बढ़िया फीचर स्केलिंग करने के लिए हमने केवल इसका मीन जीरो कर दिया और स्टैंडर्ड डिवीजन 1 कर दिया। तो ऐसे सारे वैल्यू जीरो के जो मीन था ना अपने जीरो, वो सबके करीब आ गए, मुझे चार और आ गई वैल्यूज। तो ये हमने ठीक किया, लेकिन यहाँ हम क्या कह रहे हैं, सारी वैल्यूज का रेंज ही बदल दो,
ठीक है ना, मीन जो रहेगा वो देखा जाएगा, एवरेज जो रहेगा वो देखा जाएगा, लेकिन आपको जो है ना वो क्या कर देना, सारी वैल्यूज मिनिमम कितनी होनी चाहिए 0 और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 1, सारी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में कर दो या 1 से लेके 100 के बीच में कर दो। तो ऐसे टॉपिक को या इस बात को, इसको बोलते हैं आप लोग नॉर्मलाइजेशन। ठीक है ना, इसे बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो दो चीजें हमारे पास होती हैं, एक होता है स्टैंडर्डाइजेशन, दूसरा होता है नॉर्मलाइजेशन। दोनों ही फीचर स्केलिंग का पार्ट है, दोनों में से कोई भी एक अप्लाई किया जा सकता है, दोनों ही आपके डेटा सेट को बेहतर बना देंगे ताकि आप लोग किसी मॉडल को ट्रेन करा सकें। सबसे पहले आपको बता दिया मैंने आपको, है ना, स्टैंडर्डाइजेशन। उसमें स्टैंडर्डाइजेशन में आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग अपने डेटा सेट का जो मीन है उसको 0 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन उसे 1 सेट कर देते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि सारे डेटा सेट में जो जो भी डेटा है उस डेटा को एक रेंज में ले आएंगे, 0 से लेके 1, 0 से लेके 100, 0 से लेके 1000, है ना, कुछ भी। तो यहाँ हमारे पास जो है वो जेड स्कोर था, यहाँ आपके पास है क्या, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इन स्टैटिस्टिक्स। देखो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, मैं आपको, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इन स्टैटिस्टिक्स, नॉर्मलाइजेशन इज ए स्केलिंग टेक्निक। स्केलिंग टेक्निक ये भी used to transform data values to a common scale typically between 0 and 1। most of the cases में 0 1 के बीच में सारे वैल्यू को सेट करते हैं, है ना। और टू हैव अ मीन ऑफ 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1, ऐसा भी है, जो 0 आपने मीन से 0 किया 1 किया तो उसके भीतर भी यही काम हुआ, लेकिन वो परफेक्टली उसके बीच में नहीं, जो मैंने कहा 0 से लेके 1 के परफेक्टली नहीं है। हाँ लेकिन मैंने आपको क्या बताया, वो सारी वैल्यू 0 के करीब आ गई, ठीक है ना, वो मैंने आपको करके दिखा दिया उसमें। ये भी यही काम करता है, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ आपके पास जो टिपिकली आप लोग ऐसा कर देते हैं कि सारे वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में आ जाती है, without distorting differences in the ranges of the values or losing information, making comparison and interpretation more accurate। ये आपके पास है, बिना किसी भी डिफरेंस के, बिना किसी रेंज या वैल्यू को खोए हुए या बिना किसी इंफॉर्मेशन को लूज किए हुए, इस सारी वैल्यूज को एक 0 से लेके 1 के बीच में ले आता है या 1 से लेके 100 के बीच में ले आता है। बस क्या होगा, कंपैरिजन और इंटरप्रिटेशन जो भी आप करना चाह रहे हैं उनको और भी ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए, ताकि आपको मॉडल जो अच्छे से और सीख पाए डेटा। ठीक है, ये आपका क्या पार्ट है, ये भी आपके पास नॉर्मलाइजेशन। तो ये कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के लिए एक फार्मूला होता है, पता नहीं इसमें दिया नहीं, ऐसे दे देना चाहिए, x माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द x डिवाइड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द x। ये आपके पास फार्मूला होता है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला आप लोग अपनी सारी वैल्यू को 0 से लेके 1 के बीच में लेके आ सकते हैं, ठीक है ना, मतलब एक स्केल में लेके आ सकते हैं। ये x है आपके पास, ये वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब ये है, फॉर्म में लगाते हैं, क्या क्या बोला मैंने उसको लगा देखते हैं। फोर कॉलम नेम इन डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स, अरे यार एक्स है ना, एक्स डॉट कॉलम्स, ये ले लिया। फॉर एक्स कॉलम इज असाइन टू, फॉर एक्स कॉलम माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स दिस कॉलम, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स कॉलम माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स कॉलम। सारे डेटा सेट की वैल्यू आप देखेंगे 0 से लेकर 1 के बीच में कन्वर्ट हो गई हैं बाय यूजिंग दिस, दिस इज द फॉर्म। ठीक है, वैल्यूज ये थी आपकी बड़ी बड़ी, लेकिन आप देखेंगे सारी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में कन्वर्ट हो गई, ये फॉर्मूला लगाना है ना। फॉर द नॉर्मलाइजेशन x माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ x, ये होती है आपके पास नॉर्मलाइजेशन। मैंने आपको बताया था, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स और आपका मॉडल मतलब मशीन लर्निंग साथ में पढ़ाऊंगा, पहले स्टैटिस्टिक्स अलग नहीं पढ़ा रहा। क्यों, ताकि आपको याद कैसे रहेगा, जो आप मॉडल यूज करें उस मॉडल से पहले उसके पीछे का स्टैट बता रहा हूँ, वो मॉडल काम कैसे करता है,
ठीक है ना। तो मॉडल लगा के तो आप कर ही लेगा, कोई भी कर लेगा मॉडल लगा के, उसके पीछे काम कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जड़ आपको पता होगी तो आप लोग बदलाव भी कर देंगे। और वो जो है वो सिर्फ मॉडल है, अपने पास से डिजाइन है तो यूज कर सकते हैं, बदलाव नहीं कर सकते, आपके बदलाव कर सकते है ना। मॉडल क्यों सीखना जरूरी सर, पे पूरा पूरा स्टार्ट सीख लेते हैं? नहीं, मॉडल में कुछ और फीचर मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा बढ़िया भाई। ठीक है ना, वहाँ कुछ और पैरामीटर मिलेंगे आपको, तो वो भी पैरामीटर आपको पढ़ लेना है। डन। स्क्यूनेस पढ़ेंगे, स्क्यूनेस पढ़ेंगे। ये सब तो होना ही है, तो पूरा भी पता भी चीजें क्या होती है और भी पढ़ेंगे। डन। समझ में आया पीछे ये नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के पीछे का कॉन्सेप्ट कैसे होता है। अब इसको फटाफट मॉडल से करके देख लेते हैं कैसे होता है ना। तो एक्स को फिर से आप लोग ट्रेन कर लो, कहाँ था आपके पास एक्स, एक्स कहाँ था आपके पास एक्स, ये रहा एक्स है ना। एक्स को फिर से आप लोग एक बार बना लो, ये रहा आपके पास एक्स, एक्स डॉट हेड। देखिए एक्स पहले से बना लेंगे हम लोग है ना, ताकि हम लोग क्या कर सके अपने फटाफट उससे करके देख सके। या एक्स पहले से ही हो गया, ठीक है, फटाफट क्या करो, फ्रॉम स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग, यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे आप लोग क्या, मिन मैक्स स्केलर को, मिन मैक्स स्केलर, ये आपके पास आपके क्लास का नाम है मिन मैक्स स्केलर। इस मिन मैक्स स्केलर का नाम रख लेते हैं, इसका मिन मैक्स स्केलर, या रख लेते हैं है ना, भी रख लेते हैं, मिन मैक्स स्केलर रखते हैं ना। मिन मैक्स स्केलर इसे असाइन टू कैसे करेंगे आप लोग, मिन मैक्स स्केलर का आप लोग बना लीजिए एक ऑब्जेक्ट। अब देखो इसके अंदर ना पैरामीटर एक पास करना पड़ेगा आपको, नहीं भी करेंगे बाय डिफॉल्ट वही रहेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोग पैरामीटर पास करते हैं फीचर अंडरस्कोर रेंज नाम का, इस पैरामीटर में एक टपल वैल्यू पास करते हैं, टपल बोलते हैं 0,1, मतलब इससे क्या होगा, सारा डेटा 0 से लेके 1 के बीच में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे आप लोग चाहो तो 1 से लेके 100 भी रख सकते हो, 1 से 1000 भी रख सकते हो, जो चाहो रख लो, 1 से 10 भी रख सकते हो है ना। हम्म, लगा दिया। करें, मिन मैक्स स्केलर को आप लोग इंपोर्ट करो, एक्स पहले से बना लो, मिन मैक्स स्केलर को इंपोर्ट करो। मिन मैक्स स्केलर एक क्लास है, उसके अंदर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, उस क्लास के अंदर एक पैरामीटर पास करो फीचर रेंज नाम का, उस फीचर रेंज की वैल्यू देनी है आपको एक टपल, टपल में 2 वैल्यू पास करनी है, 0 से लेके 1 तक पास करनी है, 1 से लेके 100 पास करनी है, 1 से 10 पास करनी है, वो आप देख लो है ना। अगर मैं 1,10 लिखूंगा तो सारी वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में आ जाएंगी। मैंने आपको क्या बताया, सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या होता है, 0 से लेके 1 तक बनाया आपने। मेरे को पहले से करना है, जैसे अभी किया था, एक्स डॉट एक्स इज असाइन टू मिन मैक्स स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, फिट ट्रांसफॉर्म उसके अंदर पास कर देंगे आप लोग क्या, अपने एक्स को, क्या होगा फिर वही आपका जो एक्स है वो एरे बन जाएगा ऐसा। एरे आ गया ना, डेटा फ्रेम में करना होगा, कैसे करेंगे आप लोग, एक्स इज असाइन टू पेंडास डॉट डेटा फ्रेम, इस डेटा फ्रेम में आप लोग अपने एक्स को पास कर देंगे यानी कि एरेज को, कॉमा, फिर कॉलम्स पास करके कॉलम का कॉल नेम पास कर देंगे, मैंने कॉलम नेम पहले से निकाल रखे थे, एक्स डॉट हेड करके देखेंगे आप लोग, ये आपके पास आ गया डेटा फ्रेम देखो, और सारी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में आ गई। ठीक है ना,
तो ऐसे करके आपने किया। जो पहले वाला था मतलब वही तरीका है, मतलब आप लोग जो है वो आप लोग अपना स्टैटिस्टिक्स भी लगा सकते हैं, मैंने आपको कैलकुलेशन बताया वो तरीका है। और इसके अलावा आप लोग दूसरा तरीका ये भी लगा सकते हैं कि दूसरा तरीका ये भी लगा सकते हैं कि आपके यहाँ जो लाइब्रेरी है स्केलर, उसी के अंदर आपका एक पैकेज है प्री प्रोसेसिंग, उसके अंदर आपका एक क्लास है मिनमैक्स स्केलर। उस मिनमैक्स स्केलर के अंदर आपके पास जो है एबिलिटी है कि आप लोग उसके अंदर फीचर रेंज प्रोवाइड करा करके आप लोग डेटा को किस रेंज में रखना है वो रेंज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो और रेंज में कन्वर्ट कर सकते हो। सत्यम मंजरी आया कुछ समझ में? यस सर। यस सर। हुआ सही चल रहा है? दोनों चीज समझ में आ गई? ठीक है, सही है। तो कल जो मैं बातें कह रहा था आपसे वो अब आज सारी क्लियर होगी विद प्रैक्टिकल, है ना? कि डेटा सेट के साथ कैसे कैसे काम करना है, क्या इसको स्केलिंग फीचर वगैरह बता रहा था, वो थोड़ा थोड़ा आज समझ में आने लगा। कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आपने देख लिया कि वही दो पार्ट में डिवाइड किया एक्स वाई में, फिर आपने अगेन उसको ट्रेन टेस्ट में डिवाइड किया आप लोगों ने, है ना? इसके अलावा मैंने डेटा को बताया था कि डेटा पॉइंट जो है वो वैसे देखने हैं आपको, कि उसको स्केलिंग करनी है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं एनकोडिंग के लिए। ठीक है, चलो ठीक, बंद करो। ठीक है ऑनलाइन, बाय। ओके सर।